अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल एपिसोड 31। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। ये नावल आपको कैसा लग रहा है, आप किस कंट्री से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब जो आप दे सकते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए, तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ़िलहाल हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ इसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है। तो शुरू करते हैं। सुबह खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका था, एक खुशगवार सुबह का या फिर दिल आवेज़ सुबह का आगाज़। आज के दिन का इंतज़ार 3 लोगों को बेसब्री से हो रहा था। एक तरफ हीर वजदान की किस्मत का फ़ैसला होने वाला था और दूसरी तरफ हया को उनके फ़ैसले का ही बेसब्री से इंतज़ार था। हया रात को देर से घर आती है। जब तक वो आती है जहांगीर उसे ढूंढते हुए, उसे फ़ोन मिलाते हुए इंतज़ार करते करते सो जाता है। हया अपने पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए वो अपनी गर्मा गर्म चाय से दिन का आगाज़ कर रही थी। जहांगीर सोया पड़ा था। उसे हया के आने और आकर दोबारा कमरे से बाहर चले जाने का पता नहीं चला था। हया पुलिस स्टेशन के लिए हवेली से बाहर जाने लगती है कि पीछे से जहांगीर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए ब्लैक कलर के ट्राउज़र शर्ट पहने हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हया को देखते ही वो उसे ज़ोर से आवाज़ देता है, जिस पर हया के कदम रुक जाते हैं। कहाँ थी तुम? जहांगीर हया से पूछते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। कहाँ थी मैं? हया जहांगीर को देखते हुए उसका सवाल दोहराती है। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि रात को कहाँ थी तुम? जहांगीर हया के सामने खड़े होकर दोबारा पूछता है। यही तो थी, मैं कहाँ जाऊँगी? हया कंधे उचकाते हुए कहती है, तुम नहीं थी यहाँ, मैंने पूरी हवेली में तुम्हें ढूंढा था। जहांगीर हवेली की तरफ इशारा करते हुए हया के चेहरे को देखते हुए बोला। कहाँ कहाँ देखा था? हया दोनों हाथ कमर पर बांधे जहांगीर से सीरियस फेस से देखते हुए पूछती है। हर जगह। जहांगीर हकीक को सर तब पैर हया को सर तब पैर देखते हुए कहता है। वॉशरूम में देखा था। हया एक ही बात कहती है और सामने वाले को खामोश और उलझा जाती है। हाँ, नहीं, वहाँ नहीं देखा था। जहांगीर गर्दन पर हाथ फेरते हुए बौखलाते हुए जवाब देता है। तो मैं वहीं थी। हया अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है। झूठ बोल रही हो तुम नहीं थी घर पर, मैंने ढूंढा था तुम्हें। जहांगीर हया की तरफ बढ़ते हुए कहता है। आपकी नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है जहांगीर, आपको अपनी बीवी ही कब अब दिखाई नहीं देती है। हया जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बातों में घुमा चुकी थी। ऐसा तो नहीं है, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा था। जहांगीर मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था हया की बातों में। बस जहांगीर, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे, माना कि आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा भी क्या, उम्र का असर, आप अपनी बीवी को ही भूल गए हैं। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। हटे, मैं जा रही हूँ। जहांगीर को साइड पर किए यूनिफॉर्म की पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकाले वो हवेली से बाहर निकल जाती है। मैं नहीं, सच में उसे हर तरफ देखा उसे हर तरफ देखा था या नहीं देखा था? जहांगीर हया को जाते देखकर खुद से हैरानगी से सवाल करता है। आह, डेविल को पागल बना रही है। मैंने हर तरफ देखा था, चुड़ैल सी। जहांगीर गर्दन झटकते हुए अपने लिए नाश्ते कमरे में पहुंचाने का हुक्म दिए वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। सिकंदर उमैमा दोनों हॉस्पिटल में थे। एक दिन बारिश की वजह से वो नहीं आए थे, इसलिए सुबह सुबह ही वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। निक का सफ़र भी जारी था। उसने अपने लिए चुना भी वो सफ़र था जिसका तस्वुर उसने कभी खुद भी नहीं किया था। अभी उसको सफ़र पर निकले 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन लग रहा था कि जैसे वो सदियों से इस सफ़र में था जिसकी कोई भी मंजिल नहीं थी। अब जब मंजिल मिली तो उस तक पहुंचने का सफ़र ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। निक के अंदर की बेचैनी गुजरते सफ़र के साथ बढ़ती जा रही थी। वह आयना को अपनी मौजूदगी का क्या बताएगा, उससे कैसे मिलेगा, उससे अपने एहसासात का इजहार कैसे करेगा, ये बातें उसे सताई जा रही थीं। निक को कभी मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो एक नज़र उठाकर जिस लड़की को देखे वो बिना इजहार मोहब्बत के उसकी दस्तरस में आ जाती थी। आज उसे सबसे मुश्किल अपने अल्फाजों को बयान करना लग रहा था। आयना का चेहरा वो एक पल के लिए भी उसकी नज़र से ओझल नहीं हुआ था। वो सामने नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसके ख्यालों में उस पर सवार थी। निक ने एक पल के लिए भी सांस नहीं ली थी। जबकि वो इटली से बिना बताए सबको निकला था, वो तब से सफ़र ही करता जा रहा था। आयना की यादों ने उसे सताया हुआ था। ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद था और एक के बाद एक कॉल उसे लगातार किए जा रहा था। पर एक बार भी आयना ने उसकी कॉल नहीं उठाई थी। उसका फ़ोन न उठाने पर निक पर उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी यादें सब के सब हावी हुए जा रहे थे। कितना अजीब है तेरी यादों का सिलसिला भी, कभी एक पल, कभी पल पल, कभी हर पल। हर वक्त तुम्हारी यादों ने दिमाग पर बसेरा कर रखा है। सोचूं तो ठहर जाऊं, निकलूं तो बिखर जाऊं।
एक गाड़ी का एक शीशा नीचे किया, आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेते हुए कहता है, उसका मोहब्बत की कहानी का सफ़र तो अब जारी हुआ था, लेकिन जिन्होंने अपना सफ़र तय कर लिया था, अपनी मंजिल को पा लिया था, वो अब फिर से बिखरने के आगाज़ पर खड़े थे। वजदान की चुप उसे हीर से जुदा कर रही थी, पर वो बता देगा तो उससे जुड़ा एक और खूबसूरत रिश्ता जिसका इंतज़ार उसे बचपन से था, वो जुड़ने से पहले ही छिन जाएगा। वजदान खामोश रहकर सिर्फ हीर को जीतने की दुआ नहीं कर रहा था, वो हया के दिल में भी अपनी जगह बनाना चाहता था, ताकि उसे इस उम्र में ही सही कोई माँ की तरह प्यार करने वाला मिल जाए। वजदान का इरादा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को पुरसुकून और खुशगवार बनाना था, जिसमें वो सिर्फ हीर को नहीं, हीर के साथ जुड़ी उसकी फैमिली को भी चाहता था। अपनों से लड़ाई नहीं करना चाहता था, वो उन्हें सच में अपना बनाकर अपना मानना चाहता था, सिवाय डेविल के। जहांगीर से नफरत बरकरार थी, बस हीर की वजह से उसे जाहिर होने से वो रोके हुए था। फरजान हीर के उठने से पहले ही घर से बाहर जा चुका था। रात को जो उसने मीटिंग बुक करवाई थी, उसका वक्त हो गया था। फरजान अली के साथ एक खूबसूरत से होटल के वीआईपी रूम में बैठे हुए गन के खरीदारों का मुंतजिर था। सुबह सुबह आना तो बहाना था, फरजान हीर को कागजात पर साइन करते नहीं देखना चाहता था। कल का दिन उस पर अजाब की तरह नाजिल हुआ था, वो बार बार अजाब को अपने ऊपर झेल नहीं सकता था, इसलिए उसके उठने से पहले ही वजदान घर से बाहर आ जाता है। हीर भी उठते ही वजदान को देखते हुए उसे ढूंढते हुए वो कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आती है, जहां अजरा और एडॉन्स उसी के इंतजार में बैठे हुए अपने सामान पड़े टेबल पर डिवोर्स के पेपर्स को घूर रहे थे। उन्हें भी हीर वजदान की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वेयर इज़ वजदान? हीर लिविंग हॉल में दाखिल होते ही पूछती है, आह गुड मॉर्निंग मिसेस मॉन्स्टर, आई मीन हीर मैम। अजरा एडॉन्स हीर को देखते ही उठ खड़े होते हैं। वेयर्स वजदान? हीर दोबारा पूछती है। ही इज़ आउट। एडॉन्स अजरा को देखते हुए धीरे से जवाब देता है। वेयर? हीर हुक्माना अंदाज में पूछती है। ही इज़ आउट फॉर अ मीटिंग। अजरा हिचकिचाते हुए हीर को गुस्से में देखते हुए जवाब देती है, दीज आर द पेपर्स फॉर योर डिवोर्स। मॉन्स्टर सेज that you need to sign the paper first and then leave the house. हजरा टेबल से कागजात उठाकर हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, वेयर ही गॉन फॉर द मीटिंग। हीर कागजात को पकड़ते हुए कहती है, आह। अजरा बौखला जाती है। सॉरी मैम, बट मॉन्स्टर डिडंट अलाउ अस टू टेल यू दैट। अजरा के बजाय एडॉन्स हीर को जवाब देता है, सो ही वॉन्ट्स मी टू साइन द पेपर। हीर कागजात को खोले पढ़ते हुए कहती है, आई वॉन्ट टू साइन दैट इन फ्रंट I want to sign that in front of him to tell me where he is. हीर गहरी सांस लेते कागजात को बंद किए उसे रोल करते अपने हाथों में पकड़े हुए अपने सामने खड़े अजरा एडॉन्स को देखते हुए पूछती है, सॉरी मैम। अजरा बोलने ही लगती है कि हीर बोल पड़ती है, सो यू नॉट गोना टेल मी, ऑल राइट, लेट मी फाइंड इट फॉर माई सेल्फ। हीर कहते ही वापस सीढ़ियों की जानिब मुड़े, सीधा ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए, वो कागज़ सोफे पर फेंके, अपने लिए फुल ब्लैक कलर की पैंट शर्ट निकाले, वो वॉशरूम में घुस जाती है। फ्रेश हुए, ब्लैक कलर का लेदर जैकेट निकाले, वो ड्रॉर में से वजदान की गन निकाले, बैक साइड पर अपने कोट के नीचे छुपाए कागज़ों को रोल करके वो कोट की अंदरूनी जेब में रखे। हीर ड्रेसिंग रूम से अपनी बाइक का हेलमेट लिए, हीर ब्लैक कलर हील्स वाले शूज़ पहने वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। हीर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगती है कि अजरा एडॉन्स उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। स्टॉप, डोंट यू डेयर टू कम विद मी, और डोंट यू बोथ डेयर टू से एनीथिंग टू योर मॉन्स्टर, ओके। हीर के हुक्माना अंदाज पर वो दोनों सर झुकाए वहीं रुक जाते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना ही अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालते हैं। हीर गुस्से में मुड़कर दोनों को देखते हुए हुक्माना अंदाज में कहती है। घर से बाहर निकलकर अपनी बाइक पर सवार वो घर से निकल पड़ती है। तलाक लेने से बेहतर हीर जहांगीर आलम को वजदानी अमान की बेवा बनना मंजूर है। हीर घर से बाहर बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए कहती है। वजदान रूम में खरीदारों के साथ बैठा हुआ मीटिंग कर रहा था। वो अली वजदान के सिरहाने खड़ा हुआ था। हया भी अपनी टीम के साथ उसी होटल में मौजूद थी जिससे वजदान की मीटिंग थी। उन्हें पकड़ने के लिए हया वहाँ पर मौजूद थी। हीर की मौजूदगी से अनजान सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वजदान गर्दन मोड़े गुस्से पर बैठे सोफे पर बैठे हुए अपने सामने बैठे हुए लोगों को बगौर देख रहा था। वो पैसों के बदले हथियार लेने आए थे, लेकिन वो लोग डर रहे थे अपने सामने बैठे हुए मॉन्स्टर से, जबकि वो इस वक्त एक आम इंसान की तरह बैठा हुआ था। शायद उसका मॉन्स्टर गेटअप उन्हें उसे डराने पर मजबूर कर रहा था। सफ़ेद कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की जैकेट और पैंट पहने हुए, शर्ट के शुरू के 2 बटन खुले हुए थे, जहां से उसके सीने पर लटकी हुई ब्लेड साफ नजर आ रही थी। सीधे हाथ में सिल्वर का कड़ा पहने हुए, शहादत की उंगली में और अंगूठे में 2 सिल्वर कलर के मोटे छल्ले पहने हुए थे। फरजान सोफे से टिकाए हुए टांग पर टांग रखे चौड़ा होकर बैठा हुआ था। सीधा हाथ उसका सोफे की साइड पर था, जहां वो सोफे की कनी पर
कनी पर टिप टिप कर रहा था और सीरियस फेस में अपने सामने बैठे हुए लोगों को देख रहा होता है। एक आदमी था जो सिर्फ डील कर रहा था, उसके पीछे 5 लड़कियां जो ब्लैक कलर की टाइट जीन्स शर्ट में मलबूस थी। सबकी नज़रों का मरकज़ वजदान था। वजदान खुद पर उनकी नज़रें बासानी महसूस कर रहा था, जबकि वजदान उनको नज़र उठाकर देखना गवारा नहीं कर रहा था। हीर भी होटल पहुंच चुकी थी। बनिश की मदद से वो वजदान की लोकेशन निकलवा लेती है। होटल के दरवाजे के सामने बाइक पार्क किए, वो हेलमेट उतारे, बाइक पर रखे, गुस्से में होटल के अंदर कदम रखे। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाती है। हया अपने लोगों के साथ सीसीटीवी रूम में ही थी। उन लोगों के निकलने की मुंतज़िर थी। वो जैसे ही वो बाहर आए, उनको बिना किसी लड़ाई के आराम से पकड़ने के लिए हया की सरसरी सी नज़र फुटेज से हटती है और हीर उसी दौरान उसकी नज़र से ओझल होते हुए होटल में दाखिल होती है। फैज़ान की नज़रों से वो नज़र के सामने वाले लोगों के दिल में डर पैदा हो रहा था। वाई यू वॉन्ट टू मीट मी? फैज़ान गहरी सांस लेते हुए पूछता है। वी डोंट वी डोंट आवर बॉस वांट टू सी यू बिकॉज ही वांट्स टू डील विथ यू। एक आदमी जो तकरीबन अली की उम्र का था हिचकिचाते हुए वजदान की बात का जवाब देता है। डील लाइक व्हाट? वजदान सोफे से पुष्ट हटाते हुए कहता है। ही वांट्स टू बाय योर डार्क वेब। आदमी बोल ही रहा था कि वजदान हंस पड़ता है। व्हाट माई वेब? वजदान हंसते हुए टांग से टांग हटाए आदमी पर अपनी सख्त नज़रें डाले हुए पूछता है। नो वन कैन अर्न दैट। वजदान अपनी बात का जवाब खुद ही दे देता है। वी विल गिव मोर मनी। आदमी वजदान की आंखों में देखने की कोशिश करता है पर नहीं देख पाता। उसकी आंखों में देखने तक की हिम्मत कोई गुंडा नहीं कर सकता है। यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस। वजदान वापस सोफे से पुष्ट टिकाए हुए कहता है। एंड यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस। एक हाथ में गन पकड़े हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होती हुई हीर वजदान से गुस्से में कहती है और कहती बाद में है, इससे पहले उसके हाथ में मौजूद गन बोल पड़ती है। हीर कमरे में दाखिल होते ही बिना दाएं बाएं देखे वजदान की तरफ निशाना बांधे वो उससे दूर टेबल पर रखे वाज पर गोली चला देती है। वजदान गोली की आवाज़ पर भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। वो बेयकीनी से उसको देख रहा था। अली पल के लिए बौखला गया था, लेकिन वजदान नहीं। वो हीर को देख कर ना खुश हो पा रहा था और ना ही हैरान। हीर गोली चलाए गहरी सांस लेते हुए वजदान को गुस्से में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, पर उसके सामने खड़ी हुई लड़कियों की नज़र अभी भी वजदान पर पाकर हीर दरवाजे से अंदर चंद कदम पर रुक जाती है। फैज़ान की नज़रें, उसकी सांसें सब रुकने वाली हो गई थी। हीर से उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थी। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर बिफोर आई किल यू ऑल। हीर अपने हाथ में गन पीछे जोर से अपने हाथों में जकड़े हुए वजदान के सामने बैठे लोगों को देखते हुए उसीले लहजे में कहती है। हु आर यू? वट आर यू डूइंग? एक लड़की पीछे से बोलते हुए आती है और हीर के सामने ही हुई थी कि हीर उसके दिमाग के आर पार गोली चलाए उसको मुंह के बल जमीन बोस कर चुकी थी। यू वॉन्ट मी टू डू दैट विद यू ऑल? गेट लॉस्ट। हीर बाकी लोगों को देखते हुए कहती है जो बुत बने उसे देखे जा रहे थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। एक तरफ हीर थी और दूसरा तरफ मॉन्स्टर बिना इजाज़त मॉन्स्टर के सामने से हिलने की जहमत भी नहीं कर रहे थे। गो। वजदान ही से नज़र हटाते हुए आदमी को हुक्माना अंदाज में कहता है। वजदान के हुक्म पर आदमी उठते ही वहाँ से अपनी ज़मीन बोस हुई लड़की को लिए वहाँ से चले जाते हैं। वजदान सोफे पर चौड़ा होकर बैठे हुए हीर को देख रहा था, जो उन लोगों को जाता हुआ देख रही थी। वो सब तो चले गए थे, लेकिन अली वहीं खड़ा अपने सामने के मंजर के मज़े ले रहा था। अली को देखकर हीर बेजारी वाली सांस लेती है। गन की नोक को सर पर मसले हीर उसे बाहर की जानिब का रास्ता दिखाती है। अली उसके इशारे पर हाँ में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है। अंदर किसी को मत आने देना। हीर हुक्माना अंदाज में कहती है। जी। अली दरवाजे को बंद करते हुए ज़ोर से मुस्कुराते हुए कहता है। दरवाजे को बंद होता देख हीर अपना रुख वजदान की तरफ करती है, जो सोफे पर चौड़ा बैठे हुए गर्दन टेढ़ी किए उसे देख रहा था। हीर की सीधा नज़र शर्ट से जाहिर होती उसके सीने पर पड़ती है, जिसका तीसरा बटन भी बस खुलने ही वाला था। हीर वजदान की तरफ कदम बढ़ाती है। उसे आता देख वजदान भी खड़ा हो जाता है। हीर गुस्से में गन जोर से सोफे पर फेंके वजदान की तरफ बढ़ती जाती है। वजदान की तरफ बढ़ते ही उसके करीब आए हीर उसकी शर्ट के बाकी बटनों को भी खोलने लगती है। ये क्या कर रही हो? वजदान हीर के हाथ अपनी शर्ट के बटनों पर देखते हुए पूछता है। क्या कर रही हूँ मैं? हीर डर उठाकर हीर नज़र उठाकर वजदान से उसका सवाल ही दोबारा पूछती है। मेरी शर्ट क्यों उतार रही हो? वजदान हीर की आंखों में देखते हुए कहता है। आपको अय्याश मर्द बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना, इसे आपके सर से उतारना है बस। हीर वजदान की आंखों में देखते उसके कदमों को पीछे की जानिब उठवाते हुए हीर उसे शीशे की एक बहुत बड़ी सी दीवार की जानिब लिए बढ़ने लगती है। मेरे करीब मत आओ। वजदान उसके हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर हीर नहीं रुकती।
कोई अय्याशी नहीं करनी है, करीब तो आना पड़ेगा। क्यों अय्याशी नहीं करनी है, करीब तो आना पड़ेगा। हीर बराबर उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दे रही थी, तुम मेरी टाइप की नहीं हो। फरजान शीशे में लगने से पहले ही अपने कदमों को रोक कर मजबूत कर लेता है, पर आप सर से पैर तक मेरे टाइप के हैं, इसलिए मैं कुछ भी करने के चक्करों में हूँ आपके साथ। हीर फरजान की शर्ट का आखिरी बटन खोलते हुए कहती है। शर्ट खोलते ही हीर की नज़रें उसके सीने पर लटकी हुई ब्लेड पर जाती है। ऐसे क्या देख रही हो, नीयत ख़राब हो रही है? फरजान उसकी नज़रों का मतलब कुछ और समझ रहा था। हो तो रही है, इजाज़त है कुछ भी करने की? हीर वजदान की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या करना चाहती हो? वजदान हीर की आंखों में देखते हुए पूछता है, आपकी इज्जत को लूटना। हीर मुख्तसर सा जवाब देती है, मेरा मूड नहीं है। वजदान अपने शर्ट से उसके हाथ हटाते आगे की जानिब बढ़ने लगता है, जबकि हीर उसके सीने पर हाथ रखे और ज़ोर से शीशे की जानिब धक्का देती है। ये मेरा पूरा है आपके साथ बहुत कुछ करने का, पर शायद आपको डर लग रहा है। हीर वजदान की अचानक से बढ़ती हुई सांसों को सुनते हुए कहती है, मैं किसी से नहीं डरता, तुम जैसी पीदी से तो बिल्कुल भी नहीं। फरजान हीर की आंखों में देखते हुए कह रहा था, जबकि उसके अंदाज से इस वक्त डरा हुआ ही लग रहा था। फिर ये सांसें क्यों उथल पुथल हो रही है, फिर नज़रें क्यों नहीं मिला पा रहे हैं, माथे पर पसीना भी आ रहा है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये हालत हो गई है, अगर मैंने आपके साथ कुछ कर दिया तो क्या बनेगा आपका? हीर वजदान के सीने पर उंगली फेरते हुए कहती है, इतनी बेशर्म क्यों हो रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? वरजान हीर का हाथ अपने सीने से हटाकर गुस्से में पूछता है, डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए तुमने? वरजान हीर की कैद से निकलकर अपनी शर्ट के बटनों को बंद करते हुए कहता है, अभी नहीं। हीर पलटकर वजदान को देखते हुए बोली थी, और वजदान की सांसें अब रुकने वाली हो गई थी। उसे लगा था कि वो साइन कराई है। हीर अगर साइन कर दे तो वजदान ने अजरा और अडोंस को उसको बताने से मना किया था। हीर की धमकी की वजह से वो कुछ भी नहीं बताते हैं। वजदान को इसलिए से लगा था कि वो साइन कर चुकी है। क्यों साइन नहीं किया? वजदान हीर को देखते हुए पूछता है। शर्ट से हाथ हटाए वो हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, मेरा मूड नहीं हो रहा था। हीर वजदान के सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। वजदान की सांसें उखड़ने लगी थी। हीर की बातों पर वो खुश होना चाहता था, पर वो इस वक्त पूरा कंफ्यूज हो चुका था हीर की बातों में। वजह? हीर को अपने सामने खड़ा देखते हुए कहता है, कुछ ख़ास नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा है। हीर वजदान को शर्ट से पकड़े अपने करीब करते हुए कहती है, और कहते ही उसकी शर्ट के बटनों को बंद करने लग जाती है। तुम उलझा क्यों रही हो मुझे खुद में? वजदान आखिरकार पूछ बैठता है, आप उलझ रहे हैं मुझ में? हीर चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, शराफत से बताओ, आप साइन करते हुए कौन सी मौत पड़ी है तुम्हें? वजदान हीर को कमर से पकड़े अपने सीने से लगाया उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, मौत तो नहीं पड़ी, आग रह पड़ती तो मैं इस वक्त आपके आ गई होती, तो इस वक्त मैं आपके सामने नहीं, शायद किसी कमरे में अंधेरा किए बैठे रो रही होती। हीर वजदान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, फिर क्यों नहीं की साइन? वजदान उसके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता था। उसकी इनकार की वजह वो खुद को सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। बताया तो सही, मेरा मूड नहीं था आपको खुद से आज़ाद करने का, इसलिए। हीर वजदान से दूर होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या इस इनकार के पीछे कोई वजह नहीं? वजदान से दूर होता देखकर पूछता है। हीर वजदान को देखते हुए पीछे की तरफ कदम उठाते हुए कहती है, क्या? वजदान उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए पूछता है, आप? हीर वजदान के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। वजदान के दिल में खुशी की लहर पैदा होती है। पहले मुझे आपकी असल वजह जाननी है, मुझसे दूरी की। अगर बात काबिल यकीन हुई तो पेपर्स मेरे पास है, मैं आपकी आंखों के सामने साइन कर दूंगी। हीर कोट से कागजात निकाले वजदान की आंखों के सामने करते हुए कहती है, ये तुम्हारे पास ही है? वजदान सवालिया नज़र से देखते हुए पूछता है, हाँ मेरे पास ही है फ़िलहाल तो। आपने अगर सच नहीं कहा मुझसे तो मैं उन्हें अभी फना कर दूंगी। साथ साथ आपको भी डिवोर्स याफ्ता बनने से बेहतर मैं बेवा होना पसंद करूंगी। ही पेपर्स अपने हाथ में पकड़े दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए कहती है। गुस्से में तो वो पहले ही बहुत थी, बस इस वक्त उसे एक वजह की तलाश थी, वजदान का हश्र करने के लिए। वजदान, अब मुझसे झूठ ना बोलना, सच सच बताया, किसने कहा है मुझसे दूर होने के लिए? मेरे बाबा ने। हीर के जहन में सिर्फ यही वजह आ रही थी। अगर हाँ मैं कहूँगा तो तुम क्या करोगी? वजदान सोफे की तरफ बढ़ते हुए हीर से नज़र चुराते हुए कहता है, मुझे बातों में मत उलझाए, मुझे सच बताया, क्या मेरे बाबा ने आपसे कहा है मुझे छोड़ने के लिए? हीर वजदान के सामने टेबल पर बैठते हुए पूछती है, मैंने भी तुमसे कुछ पूछा है हीर? अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम क्या करोगी, फिर मुझे छोड़ दोगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। आपके लिए सबको छोड़ दूंगी, आपको नहीं छोड़ूंगी। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, और कहते ही टेबल पर रखा एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आग जल रही होती है। हीर पलटते ही वजदान की नज़रों के सामने कागज़ आग पर रख देती है। आग कागजात को फ़ौरन अपनी लपेट में ले लेते हैं। अब आप सच बताएं।
हीर सोफे से अपनी गन उठाया, उसका ट्रिगर चढ़ाया। वजदान के सामने एक पूरी गुंडी बने बैठी हुई थी। वजदान, उसमें इस वक्त 3 गोलियां मौजूद है और आपको मारने के लिए एक ही काफ़ी है। सच बताया वरना जान से जाए। हीर गहरी सांस लिए वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है। वजदान को उसका गुंडी बनना, अपने लिए पॉजिटिव होना अच्छा लग रहा था, पर वो इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। डरता तो वो मौत से कभी भी नहीं, अब उसका इश्क उसके सामने मौत बनकर बैठा है। ये बात उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वजदान को मज़ा आ रहा था हीर को अपने लिए पागल होता देखकर। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? वजदान हीर की तरफ झुकते हुए पूछता है। आप सच नहीं बता रहे हैं? हीर अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहती है। तुम सुन पाओगी? वजदान मुस्कुराते हुए पूछता है। सच बताओ, मेरा गुस्सा ना बढ़ाए। हीर दोबारा खड़ी होते हुए कहती है। सच तुम जानती हो एक ही बात के कितने सच हो सकते हैं। वजदान भी हीर के सामने खड़े होते हुए कहता है। वो सच नहीं था, मैं जानती हूँ, जो सच है वो बताए और इस किस्से को ख़त्म करें। हीर गहरी सांसें लेते हुए कहती है। गुस्सा जो सर चढ़ गया था, सांस कैसे आती हीर को? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे झूठ कहा था? वजदान दोनों हाथ कमर पर बांधते हुए कहता है। हाँ कहा था आपने झूठ, आपके कहे गए हर अल्फाज झूठ थे, यकीन था और है मुझे इस बात पर, और इन सब से बढ़कर आप पर। आपने मुझसे शादी बाबा से बदले के लिए नहीं की थी, आपने मुझसे प्यार किया था, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। मेरा ख्याल रखना, मेरे करीब आना, वो जो भी था वो दिल से था, उसमें ना तो कोई बदला था ना मफाद आपका। इसलिए अब सच बताएं, मुझे किसने कहा आपको मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि आप तो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं जितना प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा आप मुझसे करते हैं। मैं तो एक रात अकेले सोने का तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ, आप तो सांस लेने का नहीं कर सकते हैं। वजदान खामोशी से टुकटुकी बांधे अपने सामने खड़ी हीर की बातें सुन रहा था। आज तक मॉन्स्टर के नाम के अलावा कभी किसी ने उसके असल नाम जानने की कोशिश नहीं की थी। उसके डर से आज उसके सामने खड़ी लड़की उसका पूर उसके सामने ही बयान कर रही थी। हकीकत है, आतिश इश्क की कहानी में दोनों ने अपने इश्क की इंतहा एक दूसरे को हिफ्स करके कर ली थी। कैसे मुमकिन था कोई दाग, कोई ऐब दिखाई देता? दोनों ने देखा था एक दूसरे को इश्क में अंधा होकर। वजदान, मुझे सच बताएं ना प्लीज़, किसने कहा था आपसे? हीर हाथ में गन पकड़े उसके करीब आए, दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़े हुए वजदान की आंखों में देखते हुए प्यार से पूछती है। वजदान की आंखों में नमी छाने लगी। अब की बार पहली बार हीर के सामने, क्या किसी भी शख्स के सामने, वजदान की आंखों में नमी आई थी। वो अपने दर्द को, अपने एहसासात को हमेशा खुद में कैद रखता था। कोई उसे इतना जान गया है, ये बात नाकाबिल यकीन थी उसके लिए। वजदान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हीर गुस्से में अभी कह ही रही थी कि वजदान उसके बाकी के अल्फाजों को खुद में कैद कर चुका था। अपनी कमर से हाथ आज़ाद किए वो हीर के चेहरे पर हाथ अपने हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े उसके लबों पर झुके अपनी बात ना बताने के बहाने तलाश करने लगता है। वजदान की करीबी पर हीर आंखें बंद किए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर जल्द ही खुद को कंपोज किए वो वजदान से दूर हो जाती है। जो पूछ रही है उसका जवाब दे, मुझे किस करके मेरा मुंह बंद मत करवाए। हीर वजदान के सीने पर उसके दिल की मकाम पर गन रखे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। तुम्हें अब भी जवाब चाहिए? मुझे लगा मेरे किस्से तुम्हें जवाब मिल गया होगा। वजदान मुस्कुराते हुए हीर को देखते हुए कहता है। जवाब मिल गया है, और जवाब को देने के लिए आपको किस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मुझे अल्फाजों में जवाब चाहिए। किसके कहने पर आपने ये किया है? मुझे छोड़ने का फ़ैसला आपका नहीं है तो फिर किसका है? मेरा है। पुलिस यूनिफॉर्म में कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल होती हया हीर वजदान को देखते हुए कहती है। वजदान से नज़रें हटाकर वो गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़ी हुई हया को देखती है, जो कमर पर हाथ बांधे हुए उन दोनों को देखते हुए गहरी सांस लेती है। मामा? हीर वजदान को छोड़े आगे की तरफ बढ़ती है। आप यहाँ क्या कर रही है? हीर अपनी गन कमर के पीछे छुपाते हुए हैरानगी से देखते हुए पूछती है। आई तो मैं काम से थी, पर तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं तो अपने शौहर से मिलने आई थी, सुबह से दीदार नहीं किया था इनका, तो बस वही एक सेकेंड। हीर कहते कहते रुक जाती है और मुड़कर अपने पीछे अपने कपड़े सही करते हुए वजदान को देखती है। मामा ने आपसे कहा था मुझसे दूर जाने के लिए। हीर वजदान से गन से अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए पूछती है। वजदान हीर की बात का कोई जवाब नहीं देता है और नज़र उठाकर हया की जानिब देखने लगता है। कुछ पूछ रही हूँ मैं मियाँ जी आपसे, क्या मामा ने आपसे कहा था मुझे छोड़ने के लिए? हीर गुस्से में वजदान के चेहरे को उसकी नज़रें हया पर देखते हुए पूछती है। जवाब मैंने दे दिया तुम्हें हीर, इससे पूछकर उसे शर्मिंदा मत करो। हीर की बात का जवाब वजदान के बजाय हया देती है। शर्मिंदा तो आप कर रहे हैं इस वक्त मुझे, मेरी ही नज़रों में। हीर गुस्से में वजदान को देखते हुए बोली। हीर? वजदान हीर की तरफ मुतवज्जा हुए उसे बाजू से पकड़ते हुए पुकारता है। मुझे हाथ मत लगाना वजदान। हीर 2 कदम पीछे की जानिब बढ़ते हुए कहती है। हीर मेरी बात तो सुनो। वजदान हीर की तरफ दोबारा बढ़ते हुए कहता है। मैं कह रही हूँ इस वक्त मेरे पास मत आइए, गन का ट्रिगर चढ़ा हुआ है, चलाने में देर नहीं करूँगी मैं।
हीर गुस्से में गहरी सांसें लेते हुए कहती है। वजदान रह जाता है हीर को गुस्से को बढ़ता देखकर, और अपने आप उन्हें मुझसे दूर और आपने उन्हें मुझसे दूर करके आप क्या करना चाहती थी? हीर हया की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मुझे वो सही लगा, मैंने वही किया था हीर। हया हीर की आंखों में देखते हुए कहती है, ये सही था, बताना चाहेंगी इसमें क्या सही था अम्मी? मुझे मेरे शौहर से दूर करके क्या मिलना था? हीर का गुस्सा कंट्रोल करना उसके लिए खुद के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। मुझे ये बेहतर नहीं लगता था तुम्हारे लिए, तुम जानती हो वो क्या करता है। हया हीर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अम्मी, वो जो मर्ज़ी करे, वो दुनिया है, वो दुनिया के लिए क्या है वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेरे लिए वो नहीं है, ये बहुत है मेरे लिए। हीर की आंखों में नमी भरने लग गई थी। अम्मी आप तो मान गई थी ना, वजदान को कबूल कर लिया था आपने, फिर ये सब? हीर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं किसी की बातों में आकर कोई फैसला नहीं लेती हूँ, तुम जानती हो हीर, जब तक मुझे यकीन नहीं होता तब तक मैं किसी बात के लिए राज़ी नहीं होती, और यहाँ तो बात बेटी की थी। हया हीर के चेहरे पर हाथ रखे उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकती हूँ। मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है तो कुछ सोच कर बनाया होगा, इतना तो यकीन रखती मुझ पर। हया हीर के हाथ चेहरे से हटाते हुए कहती है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी ना आपसे, और आप ना ही आपसे वजदान। अपनी अपनी ख्वाहिश के लिए मेरा इस्तेमाल करे अब दोनों। हीर मुड़कर वजदान की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी। हीर गहरी सांस लेती अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, क्या मतलब? हया तजस्सुस से पूछती है, आपको मैं कुछ ना कर सकती हूँ और ना कह सकती हूँ। हीर हया को कहते हुए वजदान की तरफ मुतवज्जा होती है, लेकिन आप डियर हस्बैंड अब सच में तलाक की तैयारी करें, अब पहले साइन मैं करूँगी। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, हीर। वजदान उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर हीर वजदान की जानिब गन उठा उस पर निशाना बांध लेती है। बहुत शौक है ना मुझे मेरी मोहब्बत को आजमाने का, मुझे छोड़ने का, अब आपके शौक मैं पूरे करूँगी। आप जैसे शौहर से बेहतर है कि हो ही ना। आज का दिन गुजार ले कि आपको डिवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे मेरी तरफ से। हीर वजदान की तरफ गन उठाए उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, और कहते ही बिना सुने वो कमरे से बाहर निकल जाती है। उफ! वजदान गहरी सांस लेते हुए हीर के पीछे कमरे से निकल पड़ता है। इन दोनों की जाते ही हया सर झुकाकर गहरी सांसें लेने लग जाती है। ये तो पागल है मेरी तरह। हया हंसते हुए खुद से कहती है, हीर मेरी बात तो सुनो। वजदान उसके पीछे पीछे लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उसे आवाज़ें लगाता है, मेरे पीछे मत आए इस वक्त, वरना सच में मार दूंगी आपको। हीर बिना वजदान की तरफ देखे लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए कहती है, तुम मुझे नहीं मारोगी यकीन। वजदान कह ही रहा था कि हीर लिफ्ट में दाखिल होते वजदान को एक नज़र देखते ही बिना निशाना बांधे गोली चला देती है। गुस्से में हीर वजदान यमान अपने शौहर की भी नहीं है। हीर लिफ्ट बंद होते हुए हक्का बक्का हुए वजदान को देखते हुए कहती है, जिसके करीब से गोली गुजर जाती है पर उसको लगती नहीं है, चुईया सी। वजदान अपने आप को कंपोज किए जल्दी से दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ता है और जल्दी से वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है। जब तक वो फर्स्ट फ्लोर पर आता है हीर होटल के दरवाजे तक पहुंचने वाली होती है। हीर। वजदान होटल के दरमियान में खड़ा हुए हीर को बुलंद आवाज़ में पुकारता है। हीर के अलावा होटल में मौजूद हर शख्स की तवज्जो उसकी जानिब उठती है। हीर रुकती ज़रूर है लेकिन मुड़ती नहीं है। दो पल ठहर वो दोबारा बाहर की जानिब बढ़ने लगती है। हीर बाहर निकलते ही अपनी बाइक पर सवार होकर होटल से बाहर निकल जाती है। जब तक वजदान उस तक पहुंचता है हीर जा चुकी थी। वजदान हीर को जाता देखकर एक हाथ कमर पर रखे दूसरा हाथ अपनी गर्दन पर फेरते हुए वो गहरी सांसें लेने लगता है। चली गई। पीछे से हया होटल से बाहर आते हुए पूछती है, जी चली गई। वजदान हया को देखते ही उसको जवाब देता है, अब क्या करोगे तुम, आसानी से तो मारेगी नहीं। हया वजदान के बराबर में खड़ी हुई उसके परेशान चेहरे को देखते हुए पूछती है, मैं क्या करूँगा, आप करेंगी, आपकी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हुई है, अब आप ही मना कर दें मुझे नहीं पता। वजदान बच्चों की तरह ज़िद्दी लहजे में कहता है, मैं कैसे मना कर दूँ, तुम्हारी बीवी है, तुम मनाओ। हया अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, वाह वाह वाह, जब तक वो मेरी बीवी थी तब तक आपको आपकी बेटी चाहिए थी, आपको जल्लाद सी आपकी बेटी बन गई है। अब वो जल्लाद सी आपकी बेटी बन गई है, वो अब मेरी बीवी हो गई। मुझे नहीं पता, मना कर दे मुझे, क्योंकि मैं जीत चुका हूँ और आप हार गई है, उसने मुझे चुन लिया है। अब मैं आपका दामाद बन चुका हूँ ना। वजदान तजस्सुस जुस्तजू से हया के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, पास हो गया हूँ आपका दामाद बनने के लिए या नहीं। वजदान हया का जवाब जानने के लिए बेचैन हो रहा था। मुबारक हो, आज से तुम मेरे दामाद बन गए हो। यस। हया कहती ही है कि वजदान खुशी से भरपूर लहजे में कहता है, पर बीवी तो नाराज़ हो गई है। हया वजदान के चेहरे पर खुशी देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, मना लूँगा। वजदान अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वो वाकई
इस वक्त बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश था। एक तरफ उसकी हीर भी उसके पास थी और दूसरी तरफ हया ने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं दिल से कबूल कर लिया था। पर कैसे मनाओगे? हया तजस्सुस से पूछती है। सिर्फ मैं नहीं, हम मनाएंगे। उसे नाराज़ करने वाले भी तो हम दोनों हैं, तो मनाने वाले भी तो हम दोनों होने चाहिए ना। फैज़ान मुस्कुराते हुए कहता है, कह तो ठीक रहे हो दामाद। हया दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, होटल की पार्किंग एरिया से उसकी पुलिस कार्स आ रही होती है। जी, थोड़ी सी इज्जत देंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। वजदान मासूम सी शक्ल बनाकर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, ओह मेरा प्यारा सा दामाद, तुम दामाद ही ठीक जी वगैरह अच्छा नहीं लगेगा। हया मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे हीर को गुस्से में मनाना मुश्किल होता है। हया अपनी कमर पर हाथ बांधते हुए कहती है, तो कुछ अच्छा खा कर पैदा करना था, आपने उसको जल्लाद सी क्यों पैदा की? फरजान अली को उसकी गाड़ी होटल के सामने लाते देखते हुए कहता है, अगर मैं उसे अच्छा पैदा करती तो तुम उससे इतनी मोहब्बत ना करते। सबको उसकी पॉसेसिव जंगली खड़ूस और गुस्सीली रूप ही पसंद है ना। और वैसे भी पुलिस वाली गुंडी का और इटालियन की डेविल का पीस तो कोई आम सी मासूम सी लड़की तो हो ही नहीं सकती। ये भी ठीक कहा आपने, लेकिन अब ऐसी भी नहीं होनी चाहिए थी कि मुझ जैसे मॉन्स्टर को दिल धड़का कर रखा हुआ है। वजदान अपनी बात पर खुद ही हंस पड़ता है। दामाद, एक तरीका है हीर को मनाने का। या वजदान के चेहरे की हया वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, कौन सा तरीका? वजदान ही हैरान को नज़र से देखते हुए पूछता है, डेविल हवेली। हवेली आ जाओ, साथ मिलकर मनाते हैं तुम्हारी बीवी को और मेरी बेटी को। हया बड़ी बड़ी आंखें किए कहती है, कभी नहीं। वजदान गर्दन झटकते हुए कहता है, ऐसा नहीं करते हैं दामाद, बीवी चाहिए ना, हवेली आकर उसे तुम्हें मनाना पड़ेगा। वो तुम्हारे घर तो नहीं आएगी जब वो दिमाग से पुरसुकून नहीं हो जाती। हया आंखें बंद करके कहती है, एक के बाद एक मुसीबत क्यों सवार है सर पर। वजदान गहरी सांस लेते हुए कहता है, पहले अपना ये काम ख़त्म करूँ फिर मैं कमरा तैयार करवा दूंगी तुम्हारे नाम का हवेली में। अपने ससुराल में वेलकम है तुम्हारा, वजदान यमान। सासू माँ ये ना करे, मैं हवेली नहीं आऊँगा। वजदान उसे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखते हुए कहता है, बीवी चाहिए ना तो आना पड़ेगा। अब कुछ वक्त अपने ससुरालियों के साथ भी गुजार लो, बाकी कहानी वहाँ लिखते हैं। हया गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसमें सवार होती हुई कहती है, दामाद वक्त पर आ जाना, जितना उसे इंतज़ार करवाओगे अपने लिए उतनी ही मुसीबतें खड़ी करोगे। हया हंसते हुए कहती है और कहते ही गाड़ी में सवार हो जाती है। फरजान के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लग गई थी। हीर के साथ जो किया उसने सबक तो मिलना ही था उसको। वजदान के लिए हीर को मनाने से ज़्यादा मुश्किल अपने ससुराल में जाकर रहना लग रहा था। अब क्या करूं मैं? वजदान ज़िंदगी में पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। बीवी भी चाहिए तो ससुराल जाना पड़ेगा, वरना अब की बार वो मुझे आजमाएगी नहीं। पहले तो गोली मारेगी, फिर दो बोल देगी और ऐसे बोलेगी जिसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। वजदान अपनी गाड़ी के पास जाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, और करो इश्क मोहब्बत, ये सब तो होगा ही, आसानी से कोई कुछ दे ही ना दे किसी को। वजदान गाड़ी में बैठते हुए सीट से पुश्त टिकाते हुए गर्दन मोड़कर अली को देखता है। ये लड़की इतनी मुश्किल की होती है? वजदान अली से पूछता है। मुझसे तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं लड़कियों के दरमियान ही घिरा रहता हूँ। अली मुँह बसोरते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है, तुम्हें नहीं पता है? वजदान हैरानगी से सीधा होकर बैठते हुए कहता है, आपने मुझे गर्लफ्रेंड बनाने का मौका दिया है? जब उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक होता था तब आपकी कॉल आ जाती थी और मुझे मजबूरन उठकर भागना पड़ता था। अली गंदा सा मुँह बनाते हुए कहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? फरजान अली के चेहरे पर अजीब व गरीब तासुरात देखते हुए पूछता है, गलती आपकी नहीं है तो और किसकी है? मुश्किलों से एक लड़की मिली थी मुझे, उससे बस ये लगता था कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। आपको मेरी बीवी समझकर मुझे छोड़कर चली गई। अली रोत सी शक्ल बनाते हुए कहता है। अली की बात पर वजदान का कहकहा हवा में बुलंद आवाज़ में लगता है। वो खुलकर हंसता है। अली के सामने वो पहली बार हंस रहा था। अली ने उसे सिर्फ गुस्से में लोगों को मारते काटते कोल्ड फेस में देखा था। हंसना तो दूर, वो कभी मुस्कुराया तक नहीं था किसी के भी सामने। अली वजदान को कहकहा लगाकर हंसता देख वो बस देखता ही रह गया था। अली को गुस्से में रोतलू समूह बनाए हुए था। वजदान को हंसता देखकर वो भी मुस्कुरा उठता है। वजदान हंसते हंसते गहरी सांस लेते आसमान की जानिब देखने लगता है जहाँ सूरज था पर बादल भी थे। आसमान को देखते हुए उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर जाती है। वजदान आज सुकून में था। उसकी ज़िंदगी में मांगी जाने वाली पहली दुआ कबूल हो गई थी। हीर नाराज़ थी पर यकीन था वजदान को खुद पर वो उसको मना लेगा। औरत कितनी भी हुसैल और पत्थर दिल क्यों ना बन जाए, जिससे मोहब्बत करती है उसके एक बार मुस्कुरा कर देखने पर ही वो अपनी सारी नाराज़गी भूल जाती है। तो ये एपिसोड भी मैंने शायद काफ़ी बड़ा तो आपको दे ही दिया है, तो आप लोग इसे एंजॉय करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये एपिसोड, बहुत मज़ेदार लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।